तो कांग्रेस की कमजोरी का हम क्या करें? पर इंदिरा गांधी तो रुद्राक्ष की माला पहनती थी। जो कांग्रेस वो लेकर आई थी उसका चुनाव चिन्ह गाय का बछड़ा था। वो तो बहुत रीति रिवाजों के साथ। एक मिनट आप फिर थोड़ा इतिहास पढ़ के बोलो। नहीं, इतिहास मेरे तो आंखों में इंदिरा गांधी जी ने गाय का बछड़ा हटा के हाथ का कटा पंजा लगाया। आपको ध्यान, इतिहास तो देख लो, आपको ध्यान में आएगा। आज तक ये चुनाव चिन्ह जो लाए ना, ये हाथ का कटा पंजा अगर कोई लाए तो इंदिरा गांधी जी लाई। कटा पंजा? हाँ, ये पंजा और क्या, हाथ का पंजा उनका चुनाव चिन्ह और क्या है? आपको मालूम नहीं क्या अपने चुनाव बैलेट पे क्या आता पंजा है? पर आपने तो उसे काट ही दिया। तो वो कटा हुआ, मैं क्या करूं? पूरा हाथ है क्या, बताओ आप? अब वो पूरा हाथ नहीं है, सिंबल है, तो पंजा है। पंजा है। देखो, माफ करना, हमारे यहाँ ये कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा मानते ही नहीं। अब क्या करें, हमारी भी दिक्कत है। हमारे यहाँ तो पूरे शरीर के साथ हो तो राजा बनेगा, नहीं तो उसको नीचे कर देते, चल जाए। भगवान में मूर्ति कोई खंडित हो जाए तो भगवान की दया से उनका विसर्जन करना पड़ता है। कांग्रेस का विसर्जन अपने आप जनता कर रही, इसीलिए नहीं। लेकिन आप कह रहे हैं कि कटे पिटे शरीर वालों को अच्छा नहीं मानते हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, हाथ का पंजा बताओ, पूरा हाथ हो तो बता दो। नहीं, पर प्रधानमंत्री तो उन्हें दिव्यांग कहते हैं। प्रधानमंत्री तो उन्हें दिव्यांग कहते हैं। मैं तो फिर कह रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी का सम्मान करता हूं। आप बताइए, अगर हमने अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह से हमको गर्व है। हमने पहली बार जनसंघ का चुनाव चिन्ह बना दीपक। दुनिया में प्रकाश फैलता है, सूर्य से सृष्टि चलती है। हम उस पार्टी के लोग हैं, जब किसी पार्टी के साथ जुड़ करके देश की आवश्यकता काल परिस्थिति के हिसाब से साथ गए तो जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह हलदर, जिससे लोगों ने जीवन पाया। हल से माँ वसुंधरा सबकी भूख मिटाती। फिर हमको लगा कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई तो हमने कमल का फूल लेके आए। उनको इन सब बातों से क्यों नफरत है, ये वो जवाब दे। हम क्या करें उसके लिए? कांग्रेस की गलती है ना, हम क्या करें? वो करे गलती, भी हमसे पूछो, ये बड़ा आश्चर्य। हम क्या करें उसके लिए? उन्होंने गाय बछड़ा हटाया कि नहीं हटाया? वो विपक्ष गाय बछड़े से क्यों नफरत है उनको गाय बछड़ा क्यों नहीं रखा कांग्रेस ने? आपको लगता है कि कांग्रेस को हिंदुत्व से नफरत है? मैं लगता क्या, वो तो रोज करते हैं। आप बता दो, आज तक राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं गए? कभी आप प्रयाग में स्नान करने क्यों नहीं गए? आप उनसे पूछो ना, हमसे क्यों पूछ रहे हो? हम तो स्नान भी करने गए ना, अयोध्या में दर्शन करने भी गए, पूरे मंत्रिमंडल को ले गए, पूरा प्रदेश। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री खुद भूमि पूजन पे भी बैठे और लोकार्पण पे भी गए। हमें इस बात का गर्व है। इसी बात की तो समानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ के उस भव्य धूमधाम से भगवान की प्राण प्रतिष्ठा सोमनाथ में हुई तो वह वहां मौजूद थे। हमें गर्व है, आज सरयू के किनारे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। इस बात का आनंद है। ये समानता की जरूरत, इस बात की जरूरत है। अब बिहार में हम ये प्रश्न खड़ा करेंगे, फिर भागेंगे सामने वाले विपक्ष वाले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वो उनका उस समय का ये कितना बड़ा निर्णय था कि देश के प्रधानमंत्री डर रहे हैं, तो डरे तो नेहरू जी का गलती सबके बीच में आएगी। और नेहरू जी ने बाकायदा पत्र लिख करके विरोध किया। वो पत्र का क्या करेंगे? हाँ, वो लेकिन तो राजेंद्र प्रसाद जी ने समर्थन किया कि अगर इस देश के अंदर अगर सोमनाथ का मंदिर बन के खड़ा हो रहा है तो सोमनाथ के मंदिर के अगर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जन सहयोग के माध्यम से, जैसा राम मंदिर बन रहा है उस समय मंदिर बना के खड़ा किया, तो कितने गौरव की बात थी। आप बताइए, ऐसा तो नहीं हुआ था कि वो मंदिर बनाने के लिए किसी को अपमानित किया था, किसी के जबरदस्ती कोई बात हुई थी, ऐसे कुछ तो नहीं था। फिर नेहरू जी ने क्यों मना किया? अब ये नेहरू जी के वंशज जवाब दे, हम क्या करें इसके लिए? अब ये सवाल मैं जरूर कांग्रेस के जब यहाँ पर मेहमान आएंगे उनसे पूछूंगी। आपने बिहार का अभी जिक्र किया मोहन जी। बिहार में चुनाव आने वाले हैं। बड़ी चर्चा है कि मोहन जी जो हैं कृष्ण की बांसुरी लेकर आजकल तरह तरह के राग में मशगूल नजर आ रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि आप यादव हैं और एक बड़ा चेहरा सामने कॉम्पिटिटर के तौर पर रखने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये संकट यहीं से चालू होता है। माफ़ करना, दुनिया में ऐसा माना जाता है, कहावत थोड़ी खराब है, बता देता हूँ कि तिरछा दुनिया देखे तो उसको दुनिया तिरछी दिखती है। अब उसमें हम क्या करें? दुनिया तिरछी नहीं, उसकी आंख तिरछी है। दुनिया तो सही साठ है, अब आंख तिरछी है, आंख सही कर ले भाई, ऑपरेशन करा, जो करना करा, नहीं तो बाकी के तो। अब भगवान कृष्ण के नाम लेते ही भगवान कृष्ण के लिए केवल मैं ही क्यों करूँगा? भगवान कृष्ण के जीवन के तो इतने सारे प्रसंग हैं। ये भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण, माफ़ करना, हम में से कोई उठ करके अमेरिका चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, किसी और देश में चले जाए,
और अपने देश का परिचय नहीं दे, नाम नहीं बताए, केवल ये बता दे कि मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं, तो दुनिया का कोई भी आदमी आंख मीच के कह देगा ये भारत से आया है, उसमें उससे कोई दूसरा परिचय नहीं लेगा। तो जिनके नाम पर ये सदियों से भारत की पहचान है, अगर हम उनके उन जीवन के अच्छे पक्ष को लेके आ रहे हैं सामने, तो क्या गलत कर रहे हैं? अब ये भी नहीं करें, इसमें क्या तकलीफ है? हम कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने शिक्षा के लिए कंस को मारने के बाद उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए, इसलिए भगवान कृष्ण के उस स्थल को जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की उसको तीर्थ स्थल के रूप में विकसित कर रहे हैं, सांदीपनि आश्रम को। उसमें क्या गलत है? भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ जहां रात गुजारी, तो गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कहीं है आज भी, तो वो कृष्ण और सुदामा की दोस्ती से ये क्यों नहीं आना चाहिए? आज के समय में ये असमानता का युग है, गरीब अमीर के बीच में जो खाइयां बढ़ रही, तो इसे सकारात्मक उदाहरण बनाना पड़ेंगे। भगवान कृष्ण को परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया उनके गुरु के पुत्र को लाने के लिए, तो परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया, हम परशुराम जी का ये पक्ष समाज के सामने क्यों नहीं लाएंगे? इसलिए हमने कहा हम उस स्थान को भी तीर्थ बनाएंगे। अगर गोपाल बनकर के भगवान कृष्ण ने अपनी नाम पे सबसे ज्यादा सार्थकता दी, जो गाय को पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो गोकुल। तो हमने कहा कि भाई ये जहां गाय का कुल हो वो गोकुल, जहां गोपाल गाय पाले और गाय पाल करके किसान अपने जीवन में दूध उत्पादन से भी आय बढ़ा सकता है, ये योजना हम लगा रहे हैं। आज राज्य में दूध उत्पादन में देश के अंदर हमारा तीसरा नंबर है और देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है, हम इसको 20% तक ले जाना चाहते हैं। तो हमने भगवान कृष्ण से जोड़ के कहा कि भाई अब हम भगवान कृष्ण से जो गाय पाले वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो गोकुल, तो यह अपना आदर्श ग्राम वृंदावन बनाओ। तो वृंदावन बनाने में तकलीफ क्या है? क्यों नहीं बनना चाहिए वृंदावन? इसमें क्या परेशानी है? हम तो ये भगवान की अच्छाइयों को सामने ला रहे हैं। अभी पर्यावरण की बात आएगी, वन संरक्षण की बात आएगी। आप बताइए, भगवान कृष्ण वो आदर्श है, लोग खुश होंगे, कोई सोने का मुकुट लगाएगा, कोई चांदी का मुकुट लगाएगा। मुझे खुशी इस बात की है, भगवान मोर मुकुट में खुश है, इससे अच्छी क्या बात है? वो गांव की संस्कृति को धन्य मान के चलते हैं। मोहन जी, आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण मतलब अलग अलग मुकुट पहनकर जो लोग वहां पर घूम रहे थे, आप ऐसा राज्य देखना चाहते हैं, ऐसा राम राज्य आप लोग लाना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? आप जब ये बात कर रहे थे, मैंने कहा मध्य प्रदेश में पहले से करीब 3,75,000 करोड़ का कर्ज है, आप नए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? आप कैसे करेंगे? आपके बारे में जानकारी भी बता दूं थोड़ा सा, जो आपने बात निकाली इसी में से। कितने का कर्ज बताया आपने? 3,75,000 करोड़। सुनिए, हमारी सरकार 2002-03 के आंकड़े बताना चाहूंगा। 2002-03 के पहले कांग्रेस की सरकार 55 साल तक रही है। राज्य का बजट कुल हमारा 23,000 करोड़ का दिग्विजय सिंह की सरकार में था। इस साल हमारा बजट 4,21,000 करोड़ का है। यह हमारी प्रगति है। और दूसरा, इस साल का हमने अपना केवल पूंजीगत निवेश में, आपको मालूम है कि बैंक में भी आप अगर लोन लेने जाओ 10% आपको मिलाना है, तो 10% मिलाने के हिसाब से कुल 40,000 करोड़ हमने लिया है। लेकिन 4,21,000 करोड़ का बजट हमने दिया, 3.5 लाख का पिछले साल का था। तो 3.5 लाख में 30,000 का पिछली बार पूंजी अगर हम इन्वेस्टमेंट निवेश के लिए पैसा ले रहे हैं, तो ये कर्जा है कि निवेश है? और इसके आधार पे मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद उस समय गेहूं का रेट था 94 रुपये क्विंटल, और 2002-03 तक गेहूं केवल 600 रुपये क्विंटल था। तो उनके टाइम पे कुल 55 साल में 500 रुपये क्विंटल गेहूं का भाव बढ़ा। लेकिन हमारी सरकार में 2002-03 में 600 रुपये क्विंटल से अभी 2600 रुपये क्विंटल खरीद रहा है। ये हमारी सरकार काम कर रही है। तो ये कर्जा नहीं है, हमने आर्थिक व्यवस्था से मध्य प्रदेश को संपन्न सक्षम बनाया। 24 घंटे बिजली नहीं मिलती थी पहले, आज बिजली में सरप्लस है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली, आप दिल्ली में बैठे ना, दिल्ली की मेट्रो की ट्रेन भी चल रही तो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है, आप दिखवा लेना। ये हमारे द्वारा दी जा रही है, ये मध्य प्रदेश सरकार की लाभ है। रेखा जी सुन रही होंगी,
इस बात को हम उम्मीद करते हैं। लेकिन मैं कह रही नहीं, हूँ रेखा जी बिजली में क्या, वो रेल में क्या करेगी? नहीं रेल में नहीं, मैं कह रही हूँ मुख्यमंत्री है यहाँ नहीं की। तो मेरा कहना कि ये बिजली की उत्पादन, उन्होंने भट्टा बिठा दिया केजरीवाल और कांग्रेस ने, तो रेखा जी बेचारी सुधारेगी, अब क्या करेगी? रफू कर रहे हैं आप। लेकिन मोहन जी, आप कह रहे हैं कि भाई आप, मैं बार बार कह रही हूँ कि आप विरासत से विकास की तरफ और विरासत और विकास को लेकर चलेंगे। टाइम्स अब बता रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपका टाइम अब शुरू हुआ है। और जैसा आपने कहा 1.25 साल हुआ है, अभी आपको खूब सारी हम जो हैं दुआएं भी देते हैं और उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश को आप एकदम अव्वल दर्जे का राज्य बना दे। जाते जाते अंत में एक रैपिड फायर आपके साथ मैं करने वाली हूँ। आपको लाइन नहीं कहनी है, आपको शब्द कहना है। दोनों में से एक चुनना है। पहले आप कहिए हाँ, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। हाँ, मैंने कहा हाँ कहे तो आप आगे बढ़ेंगे फिर। तो हाँ में तो हाँ ही है, उसमें ना कहा है। चलिए फिर, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है, उज्जैन के भोपाल? भोपाल। उज्जैन से आते हैं और भोपाल पसंद कर रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है? अरे भाई उज्जैन, क्योंकि उज्जैन अरे से भाई मुझे भी भोपाल में मोहब्बत है। सीएम है, हाँ। तो सीएम की राजधानी भोपाल है। उज्जैन वाले तो आप जरा मेरे गौर को करें। उज्जैन क्यों भेजना चाहती? दुश्मनों के दोस्त बताओ तो जरा मेरे को आप। उज्जैन तो आपका घर है, आपका पहला प्यार मेरा है, घर, मध्य मोहब्बत प्रदेश है। का घर, मध्य प्रदेश के सीएम होने के नाते से विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कोई भी सीएम अपनी राजधानी को ही अपना शहर बनाए, ये एक सामान्य परंपरा है। बहुत खूब। अच्छा, आपके आराध्य देव कौन है, भगवान शिव के कृष्ण? आराध्य देव कौन है, भगवान शिव के कृष्ण? मेरे आराध्य देव भगवान शिव है। आपको तकलीफ नहीं, अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ और आप तो कह मैंने भी देंगे तो तकलीफ। तो आपकी बात ही पूछ रहा हूँ। नहीं, आपको सवाल अगर क्या कहते हैं उसे, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं तो आप मुझे कह सकते हैं, पर मुझे तकलीफ नहीं है। नहीं तो मैं भी तो बता ही रहा हूँ पर आपको। हाँ, आपको थोड़ा सा दुविधा में डालने में मुझे भी आनंद आ रहा है। मैं देख रहा हूँ, मैं तोल रहा हूँ आप कितनी दुविधा में डाल रहे हो। अच्छा, मोहन यादव को ज्यादा क्या पसंद है, राजनीति या अध्ययन? ये बड़ा उलझा हुआ प्रश्न है। मुझे सही अर्थ में तो अध्ययन का आनंद है और समाज सेवा का आनंद है। मैं जितनी सेवा करूं मुझे उतना अच्छा लगता है। ये वाला सवाल जो है मैं ऑप्शन में नहीं दूंगी, इसलिए क्योंकि और ज्यादा दुविधा में नहीं डालूंगी। लेकिन मोहन यादव का पसंदीदा मुख्यमंत्री आज की तारीख में कौन है आपके सिवा? मेरे पसंदीदा मुख्यमंत्री, अब मैं तो इसमें क्या बोलूँगा आपको? आप बोलेंगे। मेरी पसंदीदा मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जब गुजरात के थे। इसे कहते हैं एकदम खालिस राजनेता। ये आप गलती कर रहे हो। मैं आपको इसलिए बताना चाहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, मैंने उनके डाटा देखे जब वो मुख्यमंत्री बने तब के, उनके अलग अलग विभागों के। मैं 3 दिन तक 3 बार गया हूँ गुजरात, और उनके काम करने की पद्धति, उनका सीएम ऑफिस, उनका बाकी सब चीज़ों पे काम करने का, और वो सारी चीज़ों को समझने के बाद इस जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री बन के सरकार चलाना है तो मैं कांग्रेस बीजेपी के बजाय सभी मित्रों से कहना चाहूँगा, वो माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी का गुजरात का राज्य संचालन का तरीका देख ले, सबके लिए कुछ न कुछ मिलेगा। अच्छी इतनी सारी बातें हैं, मुझे इस बात का गर्व है। हालिया समय में बताएंगे कि कौन सा मुख्यमंत्री? अब आगे बढ़ाओ, बहुत सारी बात हो गई, दूसरी भी तो मेरे को वापस निकलना है। तो ये सवाल मैं अगली बार के लिए रिजर्व करके रख रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मोहन जी। धन्यवाद, बहुत मैं धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बताना धन्यवाद। चाहती हूँ कि बहुत